शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पीईटी 2022 को ध्यान में रखते हुए आपका हिंदी का पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक को आपको बताया जाएगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। हिंदी बहुत ब्रॉड सिलेबस में नहीं है, कुछ ही टॉपिकों को इंक्लूड किया गया है, उन्हीं को आप पढ़ेंगे, बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने पाठ्यक्रम वाला वीडियो नहीं देखा जिसके पीछे वो वीडियो है, अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड पीडीएफ वहीं टेलीग्राम पे आपको मिलेगी। ठीक, आज से हम शुरुआत करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा संधि। ठीक है, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, सबसे पहले ही है संधि ही है। ठीक है, तो देखिए पाठ्यक्रम में जो है उसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप विस्तृत पढ़ेंगे। बाकी ऐसे जो टॉपिक है उनको एक तरीका आपको बताया जाएगा आपको पढ़ने का, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीजें। ठीक है, इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं संधि की। संधि देखिए, मैं इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ हिंदी, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा बेहतर जानते होंगे। अगर जो नए हैं वो यहाँ पे फिर से शुरुआत करेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए और अपनी नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, संधि, संधि होती क्या है? ठीक है, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि एक तरीके से आप सुने होंगे समझौता जिसे कहते हैं। ठीक है, समझौता मतलब दो ऐसे वर्णों का समझौता होकर एक संयुक्त रूप से एक दूसरा शब्द बन जाता है। ठीक है, उसी वही तरीका एक संधि का होता है। इसे इस हिंदी की भाषा में समझे तो संधि। देखिए, संधि का जब आप विच्छेद करेंगे, यही विच्छेद होता है, जब आप खोलेंगे तो समधंधि, यही शब्द है संधि, समधंधि। ये शब्द बता रहा है कि संधि का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, विच्छेद हो गया। संधि का विलोम ही विच्छेद होता है। ठीक है, विच्छेद मतलब अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। तो संधि समधंधि, जिसमें सम का अर्थ होता है सम्यक, समान, सभी। सम का अर्थ पास भी होता है। ठीक है, सम्यक, समान, सभी या पास। ठीक है, और ये जो भी होता है, ठीक है, संधि में ही भी है और संधि में ही सम है। भी का अर्थ होता है चीजों को एकत्रित करना। चीजों को एकत्रित करना मतलब जैसे ये सम शब्द का अर्थ है इन सभी प्रकार की चीजों को एकत्रित कर लेना, वही संधि होती है। जैसे आपको पढ़ोगे जलधि, समुद्र का पर्यायवाची है जलधि। जलों को एकत्रित करके जो एक विशाल रूप बन जाता है वही समुद्र होता है। उसमें लगा होता है ना जलधि, जलधि। ठीक है, ये क्या है, समुद्र का पर्यायवाची। ठीक, तो जल को ही एकत्रित करके समुद्र बना है। व्यापक पैमाने में बहुत बहुत ही मात्रा में जल होता है, वो समुद्र का रूप ले लेता है। तो भी मतलब चीजों को एकत्रित करना। उसी जिस तरह से आप जलधि समझ पा रहे हैं उसी प्रकार की संधि है। ठीक है, मतलब चीजों को एकत्रित करके समान चीजों को जोड़कर वही संधि का रूप बन जाता है। ठीक है, ये संधि शब्द का अर्थ हुआ अपने आप में। हालांकि ये एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसके विषय में आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, अब संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी तक तो आपने संधि को ओपन करके सम और धी का अर्थ जाना कि क्या होता है। जिस मैंने बताया ना, इसको आधार मान के जलधि, समुद्र का पर्यायवाची, जल को एकत्रित करके व्यापक पैमाने पर समुद्र बन गया। समधि, समान, समान, सभी, पास, ऐसे सभी शब्दों को भी इसके साथ एकत्रित होके, मतलब भी का अर्थ ही होता है एकत्रित करके। अपने आप में संधि एक ऐसा अर्थ देता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल ही संधि है। निकटवर्ती वर्णों का मेल मतलब एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, वही संधि होता है। संधि हमेशा शब्दों में होती है। ये क्यों कहा गया संधि हमेशा शब्दों में होती है? ये चीज अभी आप समझेंगे जब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। भोजन, भोजनालय। ठीक है, क्या है भोजनालय? ये क्या है, एक शब्द। अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्द का संधि विच्छेद, संधि करना है, विच्छेद करिए इसका, इसमें कौन सी संधि है, आप विच्छेद करके ही आप जानेंगे कौन सी संधि है। जैसे भोजनालय, अब भोजनालय का जब आप विच्छेद करेंगे, देखिए भोजन धन आलय, ये क्या है, भोजनालय। भोजन धन आलय, भोजनालय, ये विच्छेद हो गया। अब ये संधि का रूप ले लिया। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही संधि है। अब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल, इसमें निकटवर्ती वर्ण कौन है, एक ये है और एक ये, यही तो निकटवर्ती वर्ण है, यही तो निकटवर्ती वर्ण है ना। अब देखिए भोजन, न को आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक वर्ण ये है और एक आ। ठीक है, एक आ है और एक न है। यहाँ देखिएगा, न को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप वर्णमाला पढ़े होंगे, जब स्वर व्यंजनों में से स्वर को अलग कर देते हलंत का रूप लग जाता है। ये पूरा न ही है, इसे आप न लिखेंगे क्योंकि हलंत लग के आ निकल आया है इसमें। अब आप इसे न नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं लेंगे तब तक ये न नहीं पढ़ा जाएगा। ये आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, हालांकि आपके सिलेबस में वर्णमाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बाद में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, न, और यहाँ पे देखिए आ जुड़ गया। आ कहाँ से आया, यही आ है और यही न।
तो ये अ और आ मिलके क्या हो गए, आ हो गए। अ और आ मिलके क्या हो गए, आ हो गए। यही आ भोजनालय के रूप में आ गया। ठीक है, जैसे दो निकटवर्ती वर्णों का मेल हो गया। निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं, न है और आ है। इन्हीं का मेल किसमें हुआ, आ के रूप में। कैसे हुआ मैंने समझाया, ये न हमने यहाँ लिखा और आ यहाँ लिखा, आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसके आगे भोजन और लय है, लेकिन मैंने दो निकटवर्ती वर्णों को आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, और मैंने ओपन करके न को लिख दिया, हलंत का रूप लिख के स्वर को अलग कर दिया। इसी और आ का मेल होके आ हो गया, और आपका यहाँ पे भोजनालय हो गया। भोज ये ऐसे बन गया। अब आप इसे लिख सकते हैं भोजनालय। ठीक है, कैसे बना आप जान गए। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही संधि है। आप इस एग्जाम्पल समझिए, दो निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं, न और आ है। इन्हीं का मेल हो गया, क्या बन गया, आ बन गया। क्या बन गया, आ बन गया। तो ये भोजनालय क्या हो गई, संधि का रूप में हो गई। अब कौन सी संधि है ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप केवल इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए आपको उदाहरण बताया गया। संधि हमेशा शब्दों में ही होती है। देख लीजिए, संधि शब्दों में ही है। भोजन क्या है, अपने आप में एक शब्द है। आलय भी एक अपने आप में क्या है, शब्द है। शब्दों में ही संधि होती है, वर्णों में संधि नहीं होती। ठीक है, शब्दों के निकटवर्ती वर्णों का मेल होकर संधि होता है, लेकिन संधि हमेशा शब्दों में होती है। मतलब यहाँ भी सार्थक शब्द होगा, वहां भी सार्थक शब्द होगा, दोनों सार्थक शब्द ही होंगे, तभी उनमें संधि होगी। जैसे भोजन और आलय। ठीक है, भोजनालय, भोजन, आलय, भोजनालय। बाकी कैसे संधि हुई यहाँ आपने समझ लिया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिएगा, एक उदाहरण और देख लीजिए, रामायण। रामायण, ठीक है, ये शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, संधि विच्छेद। देखिए, राम धन अयन, क्या हो गया, रामायण हो गया। राम धन अयन, ये केवल अभी आपको इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए बताया जा रहा है। इस तरीके के उदाहरण को अभी आपको बताया जाएगा संधि कैसे की जाती है, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आप केवल इस परिभाषा को समझिए। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही संधि है। अब इसमें निकटवर्ती वर्ण कौन से हैं, एक म है, देखिए पास है ना, ये प्लस के आस पास है, और एक क्या है, ये निकटवर्ती नहीं, ये तो दूर दूर हो गए। यही निकटवर्ती वर्ण होता है, एक यहाँ का, एक यहाँ का, यही निकटवर्ती वर्ण होता है। इन्हीं का मेल से ही संधि होती है। कैसे हुई है, देखिए, राम, म को आप हलंत के रूप में लेंगे तो ये मात्रा अलग आ जाएगी, और अब इसके बाद ये प्लस करके ये वाला है। ठीक है, ये आ और आ मिलके क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं, और आ मिलके आ हो जाते हैं। ठीक है, ये आप दीर्घ स्वर संधि में आप पढ़ेंगे। तो आ और आ मिलके आ हो गए। अब ये आपका शब्द बन गया यहाँ पे राम, ये देखिए राम प्लस आपका आ प्लस यन, ये आपका हो जाएगा रामायण। ठीक है, न अड़म हो जाता है। ठीक है, तो अब राम धन अयन, अब म को जब आप म की जब मात्रा निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन के रूप में हो जाएगा, हलंत रूप लग गया। व्यंजन को अगर हम मात्रा के सहारे लिखेंगे तभी उसे हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो हलंत का रूप नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आपने अ को अलग कर दिया। अब आप इसे म नहीं पढ़ सकते क्योंकि हलंत लगा हुआ है, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, तो अब ये हलंत और अ को, अब इस पूरे को आप म पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी मात्रा अलग कर दी, क्योंकि जो निकटवर्ती वर्णों का ही मेल होता है, संधि हो जाती है, और ये सार्थक शब्दों में होता है। संधि हमेशा शब्दों में ही होती है। देखिए, राम और अयन अपने आप में शब्द है, इन्हीं में संधि हो रही है, प्लस लगती है, तब आपका रामायण बन रहा है। ठीक है, राम प्लस अयन रामायण। ठीक है, कैसे हो रही संधि, म का जो अ मात्रा है और यहाँ का अ और अ मिलके आ हो रहा है, यही आ मिलके रामायण हो जा रहा है, यही आ मिलके क्या हो जा रहा है, रामायण हो जा रहा है। ठीक है, तो राम धन अयन रामायण लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपकी परिभाषा हुई। संधि क्या होती है, संधि शब्द को मैंने विच्छेद करके बता दिया। सम का सम्यक समान सभी पास होता है, और धी का मतलब चीजों को एकत्रित करना। मैंने एक उदाहरण दिया जलधि, जल को एकत्रित करके बनाया गया समुद्र, उसे आप पर्यायवाची रूप में जलधि करते हैं, उसे प्रकार से संधि है, समान शब्दों को एकत्रित करके बनाया जाता है। ठीक है, उस दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही संधि होता है। कैसे कैसे होता है यहाँ पे आपको उदाहरण के थ्रू बता दिया गया। संधि हमेशा शब्दों में होती है, ये भी याद कर दिए आप। ठीक है, अब आइए संधि के प्रकारों को देखते हैं। आपने संधि समझ लिया, संधि के प्रकार क्या है। संधि के प्रकारों की बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो सब तो संधि के बारे में हो गया, संधि क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, ये संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि के प्रकारों से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आप हेडिंग लगाइए संधि के प्रकार, उसमें आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के आपके प्रकार है। ठीक है, अब आपको एक एक करके इन तीनों को पढ़ना है। स्वर संधि, उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के तमाम नियम होते हैं, और सॉरी व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, मतलब क्रम करके ये तीनों आपको पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। कुछ और फैक्ट जान लीजिए। हिंदी में मूल रूप से 2 ही प्रकार की संधि होती है,
वो दो कौन सी है, स्वर और व्यंजन है। तो विसर्ग क्या है, विसर्ग तो पंडित भोलानाथ तिवारी ने इसे विसर्ग को अलग से माना है, इसे संस्कृत का रूप माना है। ठीक है, मूल रूप से हिंदी की दो ही संधि स्वर और व्यंजन होती है। विसर्ग को इनका मत है पंडित भोलानाथ तिवारी का, आप जानते होंगे इनके बारे में, प्रसिद्ध है। उन्होंने विसर्ग को अलग माना है, किस रूप में, संस्कृत के रूप में मूलतः माना है। ठीक है, तो हालांकि केवल ये आपको जानकारी में होना चाहिए, यहाँ से बहुत प्रश्न वगैरह नहीं आता। आपको पढ़ना तीनों है, स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं स्वर संधि। देखिए, संधि के प्रकारों की हम बात करते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार होते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया, उसमें हम पढ़ेंगे अब स्वर संधि के बारे में, एक एक क्रम करके, स्वर के बाद व्यंजन फिर विसर्ग। ठीक है, तो स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में देखिए। स्वर संधि को आप स्पष्ट रूप से यह समझिए कि जहाँ पे दो स्वरों का मेल हो, दो निकटवर्ती स्वर का मेल हो, मतलब इधर भी स्वर आए और इधर भी स्वर आए। ठीक है, इधर भी स्वर आए और इधर स्वर आए, अगर दोनों तरफ स्वर आता है तो वो स्वर संधि होगी। अब कैसे आता है अभी आपको हम उदाहरण बताएंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ एक विच्छेद करके। इतना जानते रहिए, जब दोनों तरफ क्या है, स्वर आए, तो वो स्वर संधि होती है। यहाँ भले यह मात्रा का रूप हो, यहाँ मात्रा का रूप आएगा। स्वर क्या होता है, मात्रा के रूप में भी होता है। आप जानते हैं, आप वर्णमाला नहीं पढ़े होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, वर्णमाला हालांकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप वर्णमाला की नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए आपको, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद, आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें है। ठीक है, हाँ, अगर वर्णमाला आपकी सिलेबस में होता तो मैं उसे बताता जरूर, फिर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो स्वर यहाँ मात्रा का रूप होगा और ये वाला स्वर क्या होगा, मूल रूप में होगा, मूल रूप में, इसमें मूल रूप में। अब कैसे होगा अभी आप उदाहरण से समझेंगे, केवल आप इतना जानते रहिए, स्वर और स्वर का मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। पहला वाला स्वर मात्रा के रूप में हो सकता है, दूसरा वाला मूल रूप में होगा। ठीक है, अब इस स्वर संधि की डिफिनेशन जानिए। जब दो निकटवर्ती वर्णों, ये वर्ण किस रूप में हो, स्वर के रूप में, जब दो निकटवर्ती वर्ण स्वर, वो वर्ण क्या हो, स्वर हो, के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि होती है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे दो शब्दों में लिखी है, स्वर और स्वर के मेल से अगर विकार उत्पन्न हो जाता है वो स्वर संधि होती है। वही चीज अगर आप परिभाषा समझना चाहें, तब जब दो निकटवर्ती वर्णों और यह वर्ण कैसे हो, स्वर हो, के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि होती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी बताया था, उसी को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राम धन अयन, अभी मैंने इसे बताया, राम धन अयन। ठीक है, अब देखिए, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, निकटवर्ती वर्ण। संधि की परिभाषा आपने जाना ना, संधि हमेशा निकटवर्ती वर्णों से होती है। निकटवर्ती वर्ण कौन सा है, संधि का ये है, संधि हो चुकी है, प्लस लग गया, संधि समझौता हो गया। अब ये दो निकटवर्ती वर्णों में देखिए, म को अगर हम ऐसे लिखेंगे हलंत के रूप में, तो ये वाला आ क्या है, मात्रा है इसकी। जब इस हलंत के साथ ये जुड़ता है कि मात्रा है ना, ये इस आ को आप ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये म पढ़ा नहीं जाएगा, हलंत लगा है, इसमें मात्रा लग गई, तो देखिए मात्रा का रूप पहला आ गया। और ये आ मूल रूप में है, ये क्या है, मूल रूप में, मतलब ये अपना एक अलग चीज है और ये अलग चीज। ठीक है, यह अ क्या है, मूल रूप में है, और यह अ क्या है, मात्रा के रूप में है। आप जानते हैं माँ के साथ अ जुड़ता है तब यह माँ पढ़ा जाता है, नहीं तो माँ में हलंत लगा रहेगा तो आप माँ को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि व्यंजन का रूप है, व्यंजन बगैर स्वर के सहायता से नहीं पढ़ा जा सकता। ये स्वर है, मात्रा के रूप में है, और यह मूल रूप में आया है। जब ये दोनों स्वर और स्वर मेल होता है तो स्वर संधि होती है। ठीक है, ये डिफिनेशन देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों वो स्वर के रूप में हो, देखिए ये दोनों वर्ण है, ये क्या है, दोनों स्वर के रूप में, एक मात्रा का रूप है और एक मूल रूप है, कि मेल से विकार उत्पन्न होता है तो वही स्वर संधि होती है। अब ये अ और अ मिलके क्या हो जाएंगे, जब अ और अ मिलता है तो आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अब ये अ और अ मिलके आ हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे करेंगे, राम, ये पहले का है आपका, और अ मिलके आ हो गया, फिर आपका यन। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा रा, ये माँ के साथ ये हो जाएगा मायण। ठीक है, आपका बन गया शब्द रामायण। कैसे बना, इसको समझिए, दो निकटवर्ती वर्ण थे, वर्ण कैसे हैं, स्वर। देखिए दोनों स्वर हैं, माँ के साथ ये अमात्रा के रूप में, मैंने यहाँ लिखा है मात्रा के रूप में पहला होगा, दूसरा मूल रूप में होगा। देखिए ये मूल रूप में, इसे मैंने अलग नहीं किया, जैसे मैंने माँ को यहाँ अलग किया से, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि स्वर को अलग नहीं किया जा सकता, केवल व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है।
और म क्या है, व्यंजन है, आ क्या है, स्वर। ठीक है, तो इस आ और आ को मिलकर आ हुआ, वही आ का जब आप संयुक्त रूप कर देंगे तो रामायण शब्द बन जाएगा, राम धन अयन रामायण, राम धन अयन रामायण। ठीक है, ऐसे ही एक और आप समझना चाहे तो समझ सकते हैं, सत्यांश। देखिए सत्यांश, सत्यांश। ठीक है, अब देखिए सत्यांश, सत्यांश को कैसे आप समझेंगे। अब इसका जो इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो होगा सत्य धन अंश, सत्य धन अंश। मैंने बताया था संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। देखिए सत्य का भी अपना एक अर्थ है, अंश का भी अपना एक अर्थ है, सार्थक अर्थ है, लेकिन यह निकटवर्ती वर्णों से होती है। अब इसका निकटवर्ती वर्ण कौन सा है, ये य है और ये अ है। ये क्या है, य और अ है। ये आधे त से आपको नहीं मतलब, इस निकटवर्ती वर्ण य है और यह अ है। अब देखिए यहाँ अगर आप इसे समझना चाहेंगे जैसे होता है, देखिए य को हम क्या लिख सकते हैं, हलंत के साथ लगा के इसका अ अलग कर सकते हैं, ये अलग हो गया, धन इसके साथ ये अ। ठीक है, अंगर। ठीक है, तो अ यहाँ और अ यहाँ, जब इनका मेल होगा तो ये ये आ हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, अ और अंगर आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये इसके साथ हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे हो गया, और उसके बाद ये स हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं सत्य प्लस ये आ प्लस श। ठीक है, अब देखिए यही विच्छेद हुआ इसका, सत्य आ और श का क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सत्यांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यांश। अब इस ग्रुप में समझिए दो निकटवर्ती स्वर होने चाहिए तभी स्वर संधि होगी। देखिए यहाँ पे दो निकटवर्ती स्वर अ और अ है। ठीक है, अ और अ, और एक क्या है, देखिए अ क्या है, य के साथ है, तो ये क्या है, मात्रा का रूप है। अब य को ऐसे आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हलंत लगा है, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, जब तक आप इसमें एक मात्रा य अ नहीं जोड़ देते। अब इसे आप पढ़ेंगे क्या, य पढ़ेंगे, क्योंकि हलंत हट गया, मात्रा लग गया। ये क्या है, अ है। अगर यही आ होता तो ये या हो जाता, आ की मात्रा हो जाती। ठीक है, लेकिन ये अ है तो ये य पढ़ा जाएगा। तो एक मात्रा का रूप, दूसरा देखिए ये अंग मूल रूप में है, तो अ और आ हो गया। ठीक है, तो सत्य आ श सत्यांश हो गया। ये क्या है, स्वर संधि है। कैसे आपने पहचाना, क्योंकि दोनों स्वर आ रहे हैं, दोनों स्वर हैं, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है। आप ये न जाने कि यह व्यंजन है, यह व्यंजन होता है, लेकिन यह के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखिए हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्वर संधि को समझेंगे। ये आपकी स्वर संधि थी। जैसे जैसे संधि विच्छेद होता है मैंने पूरा ओपन करके आपको बताया। अब आप स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो स्वर संधि के बारे में हो गया, लेकिन स्वर संधि के भी अपने प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से संधि के 3 प्रकार हैं, आप तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे। उसमें एक है स्वर संधि, तो स्वर संधि के भी अन्य प्रकार हैं, उसे भी आप पढ़ेंगे। आइए उन्हें देखिए। देखिएगा, स्वर संधि के भी अपने 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें देखिए पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। इनको पढ़ना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, मतलब आप संधि के प्रकार, दीर्घ गुण स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, उसमें भी स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। मतलब आप एक क्रम बना के पढ़ते चलिए, उसी प्रकार अपने नोट्स को बनाते चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी प्रकारों को आपको बताया जाएगा। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, इन सब की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही। आप फिर से रिवाइज करिएगा। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर उसे रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं यह PDF जाएगी।